हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो। और इस वीडियो में आज बच्चों हम पढ़ेंगे लोहा और उसके प्रकार। देखिए यहाँ पे लोहे के प्रकारों के बारे में समझेंगे। अब बच्चों आपको पता है अभी तक हमने जो है आपका एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, और इसके अलावा जिंक, इन तीन धातुओं को जो है पूरा समझ लिया है। इनको निकालने की कैसे क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैल्शियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है और जिंक का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ये हमने जाना। अब बच्चों तो अब हम जो है लोहे का जो बच्चों हम जिसको नाम से जानते हैं वो है आयरन। इसको संकेत जो है वो बच्चों Fe होता है, इसको आयरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसको किस नाम से जानते हैं? आयरन के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। तो जो इसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जा सकता है जो आसानी से और सरल तरीके से मिल जाए हमको आसानी से कम खर्च में, तो वो होता है बच्चों यहाँ पर या तो हेमेटाइट होगा Fe2O3, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, या फिर आपका होगा बच्चों Fe3O4 मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट बच्चों रेगुलरली हमने जो सूत्र लगवाए थे अयस्कों के वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इनपे से जरूर 99% बच्चों एक विकल्प जरूर बन सकता है। जब भी विकल्प बनेगा तो एक अयस्क का आपका इनमें से पूछ सकते हैं। तो सभी के प्रमुख अयस्कों का नाम अच्छे से आपको याद रखना और उनके सूत्र। तो अब बच्चों यहाँ पे समझिए कि लोहा जो हम लोहे के प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो लोहा कहते किस हम? लोहा कहने के लिए तो कुछ परिभाषा तो है नहीं, यही है इसको जो संकेत है आयरन, इसको लोहा कहते हैं। और इसका जो प्राप्त करते हैं धातु को, लोहे को, वो कैसे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट अयस्क से। तो बच्चों हेमेटाइट या मैग्नेटाइट अयस्क से हम लोहे को प्राप्त करते हैं। तो अब जो लोहा प्राप्त होता है बच्चों, वो लोहा भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो लोहा भी हमें जो है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम उन लोहे के प्रकारों के बारे में समझते हैं और वो कौन सा प्रकार प्राप्त होता है, तो वो भी फिर हम इसके बाद इनको क्रम से समझेंगे और कैसे हम निकालते हैं वो भी समझेंगे। देखिए तो लोहे के प्रकार जो 3 होते हैं, जिनमें से एक हमारा ढलवा लोहा, ठीक, उसके नाम से समझ में आ रहा है ढलवा लोहा मतलब जो ढाल के प्राप्त होता है। ढाल के जानते हैं आप, जैसे कि हम जो ईंटें बनाते हैं, ईंटों को उसमें एक सांचा होता है, उसमें ढाल के मिट्टी को डाल देते हैं, उसमें ढाल के और उसको निकाल लेते हैं, तो इस प्रकार से ईंट बन जाती है। ऐसे बच्चों हमको जिस आकार में हमको लोहा प्राप्त करना रहता है उस आकार में उसको ढाल देते हैं और इस प्रकार से हमारे पास ढलवा लोहा प्राप्त हो जाता है। ये तो होगा ढालने की वजह से, क्यों बोल रहा ढलवा लोहा इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्राप्त कैसे होता है? तो इसके लिए कोई प्रोसेस होती है। ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है तो बच्चों इसका क्या होगा? भर्जन या निस्तापन। तो इसका हम करेंगे निस्तापन, फिर इसके बाद प्रगलन की क्रियाएं होंगी, तो ये सब हम आगे समझेंगे, ठीक। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रकार है हमारे पटवा लोहा। उसके भी नाम से बच्चों समझ में आ रहा है पटवा लोहा। इसको साले खूब पीटते होंगे, है ना, पीट के इसमें से जो है उसको लोहा बना देते हैं। इतना पीटते हैं कि वो लोहा बन जाता है, ठीक। तो पीट के लोहा बना देते हैं इसको, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा प्रकार है हमारा इस्पात या स्टील। इसी को स्टील बोलते हैं, इसी को इस्पात बोलते हैं बच्चों। इसको फौलाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम कहते हैं इसको? फौलाद। अब बच्चों ये इनके जो नाम रखे गए हैं वो नाम क्यों रखे गए हैं ऐसे, तो वो देखिए इसमें मेन अंतर है आपका इसमें कार्बन की परसेंटेज का। तो बच्चों आपको यहाँ से भी विकल्प बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो लोहे में अंतर किया गया है कि अलग अलग है, ढलवा लोहा है, पटवा लोहा है, इस्पात है। तो ये अंतर ऐसा क्यों है? इनको नाम अलग अलग क्यों दिए गए? तो ये अंतर जो है ये नाम इसलिए दिए गए, इनमें कार्बन की परसेंटेज के आधार पर, तो कार्बन की कितनी मात्रा है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया। तो बच्चों सबसे ज्यादा, अब विकल्प में से बच्चों ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा अशुद्ध रूप कौन सा है लोहे का? तो सबसे ज्यादा अशुद्ध रूप बच्चों ये है ढलवा लोहा। आपको याद रखना है विकल्प में, ठीक है। विकल्प बनेंगे, विकल्प का टेस्ट होगा, तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए, ठीक। तो ढलवा लोहा जो है लोहे का सबसे अशुद्धतम रूप है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? तो वो आपको बच्चों यहाँ से देख रहे होगी 2 से लेकर 4.5% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और जो पटवा लोहा होता है बच्चों, इसमें कार्बन की जो मात्रा है 0.10 से 0.25% तक इसमें मात्रा होती है। 0.10 से 0.25% इसमें जो है पटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये ध्यान रखना है आपको। 2 या इसमें 2 से 4.5, इसमें 0.10 से 0.25 तक इतनी परसेंट है, ठीक। इसमें कम है थोड़ी। इसके बाद आते हैं बच्चों इस्पात पर। तो इस्पात में आप देख रहे हैं 0.25 से 2% तक है इसमें।
इस्पात की में जो है कार्बन की मात्रा कितनी है 0.25 से 2% तक है इसमें मात्रा। तो अब सबसे अशुद्धतम रूप आपको याद रखना है। सबसे अशुद्धतम रूप कौन सा है इसमें, ढलवा लोहा है, जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा है वो हो जाएगा इसका सबसे शुद्ध रूप। तो इसमें सबसे कम मात्रा है आपकी पटवा लोहा में। तो आपको देखा होगा इसमें 0.1 से 0.25 है और इसमें देखिए 2% ज्यादा है, यहाँ पे 4.5% ज्यादा है, यहाँ पे 0.25 मतलब 1% भी नहीं है टोटल। तो पटवा लोहा जो है बच्चों सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, ये आपके यहाँ पे विकल्प याद रखना है। ठीक, तो ये हुई कार्बन की मात्रा। क्यों बांटा गया है, तो कार्बन की परसेंट के बाद आधार पर इसको बांटा गया है कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है वो सबसे अशुद्ध रूप और उसको हम ढलवा लोहा कहते हैं, जिसमें सबसे कम कार्बन उसको हम पटवा लोहा कहते हैं, और जो मीडियम जिसमें बीच में रहता है परसेंटेज वो रहता है इस्पात, स्टील या फौलाद। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर इसी में आपको कोशिश की है यहीं पर इसके विशेषता या गुण या अंतर को समझने की। अगर प्रश्न आता है वैसे तो इसमें से विकल्प आना तो विकल्प रूप में पूछेंगे, लेकिन अगर बड़ा प्रश्न भी आता है अंतर लिखिए गुण लिखिए तो हमने यहाँ पर उसी प्रकार से इसको लिखा भी है कि यहाँ पे हम अंतर भी समझ सकते हैं। देखिए क्या अंतर है। तो बच्चों गलना की बात करें तो बच्चों हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो लोहा है उसको अगर हम गलाएं यानी पिघलाएंगे तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो पिघलने लगेगा। तो बच्चों ढलवा लोहा जो है वो 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। तो ये इसका गलनांक है। इसी प्रकार से बच्चों पटवा लोहा जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है, इसका गलनांक। ठीक, और जो आपका इस्पात है वो 1300 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलने लगता है। ठीक है, तो ये उसका गलनांक हो गया। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कठोरता। तो तीनों लोहों में से सबसे कठोर कौन है, मुलायम कौन है, वो हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, तो कठोरता में जो ढलवा लोहा है वो कठोर होता है। ठीक है, पटवा लोहा है वो भी कठोर होता है, लेकिन जो इस्पात है स्टील है जो कठोर भी होता है और मुलायम दोनों प्रकार का हो सकता है। आपने देखा होगा जो स्टील की थाली होती है, बहुत सी चीजें होती है, स्टील की गिलास लोटा है ना, तो उनमें से कुछ चीजें आपने देखो मुलायम होती हैं और कुछ स्टील ऐसे रहते हैं बिल्कुल मुलायम जो नहीं होते वो कठोर होते हैं। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से घरेलू चीजें आप समझ सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता बच्चों आपको जो है इस छोटी क्लास में बताया जा चुका है आघात वर्धनीयता क्या होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब बच्चों आघात वर्ध मतलब आघात यानी उसको चोट मारने पर वो बढ़ जाए, फैल जाए, है ना। चोट मारने पर जो चीज फैलती है उसको हम कहते हैं उसके आघात वर्धनीयता का गुण। तो जो आपको पता है हमने देखा है कई लोग लोहे को देखा है कि जब उसको चोट मारते हैं तो वो फैलता है। कई चीजें कई लोहे ऐसे भी हैं जो हमें यहाँ कई से मतलब ये है कि तीनों लोगों में कुछ एक लोहा ऐसा भी है जो आघात मारने पर फैलता नहीं, टूट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कौन है ऐसा। तो ढलवा लोहा जो भंगुर होता है, भंगुर से मतलब बच्चों यहाँ पर कि इसको अगर हम चोट मारेंगे, आघात करेंगे, आघात मतलब आघात, चोट मारना, आघात करेंगे तो ये टूट जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। आपने देखा होगा कई बार कुल्हाड़ी वगैरह जो होती है जब हम उसको काटने के लिए जाते हैं तो उसमें से कुछ जो कुल्हाड़ी है उनकी नोक या उनकी जो कुछ कहीं कहीं का भाग जो लोहे का वो टूट के गिर जाता है, फैलता नहीं है। और कुछ ऐसे रहते हैं जो फैल जाते हैं, है ना, तो वो मुलायम होते हैं। तो बच्चों ये होगा भंगुर। ठीक, इसके बाद बच्चों इसमें लिखा है आघात वर्धनी। इसका मतलब ये हुआ कि पटवा लोहा जो है जब चोट मारेंगे, आघात करेंगे तो ये फैलेगा, ये टूटेगा नहीं। ठीक, इसी प्रकार बच्चों इस्पात जो है, स्टील जो है, ये दोनों प्रकार का होता है। इसको आघात मारने पर ये आपका फैल भी सकता है। क्वालिटी क्या पर ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कम ज्यादा हुई है या क्या है। ठीक है, और ये भंगुर भी होता है मतलब ये टूट भी सकता है। ठीक, तो ये दोनों प्रकार का होता है। ठीक, क्वालिटी के आधार पर तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आता है हमारा बच्चों आकृति। आकृति कैसी होती है इनकी, तो इनकी आकृति जो क्रिस्टलीय होती है, इनके क्रिस्टल मिलते हैं। ये रेशेदार होता है मतलब ये फैलने वाला है इसलिए इसमें रेशेदार बोल रहे हैं। और इसकी आकृति भी ज्यादातर बच्चों कैसी मानी गई है, क्रिस्टलीय मानी गई है। ठीक, अब आता है बच्चों तप्तीकरण। ठीक, तो तप्तीकरण में क्या है, तप्तीकरण का मतलब बच्चों गर्म करना। ठीक, गर्म करने पर क्या होता है तो वो इसमें हमें याद रखना है। अब तप्तीकरण में बच्चों इसको जो है इसमें लिखा है तो नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ढलवा लोहा का तप्तीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक, तप्तीकरण पर इसमें क्योंकि फैलता नहीं है बच्चों तो इसमें कोई मतलब नहीं गर्म करने से। ठीक, तो तप्तीकरण इसका नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो पटवा लोहा है इसका भी तप्तीकरण नहीं किया जा सकता, इसको भी नहीं किया जा सकता तप्तीकरण। और इस्पात जो है जो इसका तप्तीकरण में लिखा है हाँ, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका इस्पात का तप्तीकरण किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां चुंबकीकरण। चुंबकीकरण का मतलब बच्चों आपने देखा होगा कि चुंबक बनाए जाते हैं, तो चुंबक बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो है स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते ढलवा लोहे के।
ठीक। और इसके पटवा लोहे के भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। तो चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं आपके इस्पात से। किसके बनाए जाते हैं? इस्पात से जो हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, ठीक। अब आता है बच्चों वेल्डिंग। ये सब जानते हैं आप कि वेल्डिंग जो है लोहे में किया जाता है, तो कौन से लोहे का वेल्डिंग किया जा सकता है और कौन से का नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जो ढलवा लोहा है इसका हम वेल्डिंग नहीं किया कर सकते। जो पटवा लोहा है इसका हम सरलता से वेल्डिंग कर सकते हैं, और जो इस्पात है बच्चों इसका हम बहुत कठिनाई से वेल्डिंग कर सकते हैं। इसका देखा होगा आपने बच्चों, इस्पात यानी स्टील में वेल्डिंग करते हुए बहुत ही कम दुकानें, कम ही शॉप आपने देखी होंगी। जबकि जो नॉर्मल वाला लोहा है आपने देखा होगा ट्राली वगैरह बनती है, जाली गेट वगैरह बनते हैं, तो वो यही वाला पटवा लोहा जहाँ से इस सरलता से जो है वेल्डिंग हो जाता है। लेकिन ये वाला स्टील में आपने देखा होगा जो जीने पर रेलिंग वगैरह बनाते हैं, आपके पक्के मकानों में जो भोग पर रेलिंग बनाते हैं, ठीक। तो रेलिंग से जो स्टील की आपने देखे होंगे, खिड़की दरवाजे भी बनते हैं स्टील के, तो वहां पर इस वेल्डिंग इस वाली चीज की बात हो रही है, ठीक। और ढलवा लोहा का बच्चों होता नहीं। ये हो गई वेल्डिंग की बात। अब बच्चों अगर हम इनके उपयोग की बात करें कि किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस ढलवा लोहे का जो बच्चों उपयोग है ढलाई के लिए किया जाता है। ढलाई मतलब जो ढलाई होती है, ठीक है। पटवा लोहा और इस्पात के निर्माण, इससे ढलवा लोहे से बच्चों आप खुद सोचिए 2 से 4.5% तक इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। अगर हम इसमें कार्बन की मात्रा इतनी या इसके बराबर कर दें तो पटवा लोहा और इस्पात भी प्राप्त हो जाएगा। इससे हम क्या बना सकते हैं? पटवा लोहा भी बना सकते हैं और इस्पात भी बना सकते हैं ढलवा लोहे से, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम। अब इसके बाद इसके अलावा इसमें जो है अब हम आते हैं पटवा लोहे के उपयोग पर। तो पटवा लोहे के क्या उपयोग हैं? तो देखिए इसके हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं, जंजीर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, ठीक है। और तारों के जाल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो तारों की जाली आने लगी आजकल लगाई जाती है, तार फेंसिंग, तो वो इसी की बनाई जाती है, ठीक। इसके अलावा जो इस्पात यानी स्टील के तो आपने बच्चों देखे होंगे मेडिकल लाइन में, चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग स्टील यानी इस्पात का होता है, जहां पर इसके जो उपकरण है वो स्टील के बनाए जाते हैं। चाकू छुरी वगैरह जो है सब किसकी बनाई जाती हैं? स्टील की बनाई जाती है। और भी जो डॉक्टरी वाले औजार रहते हैं, ऑपरेशन करने वाले इंजन है, काटने के औजार हैं, स्प्रिंग है और स्थायी चुंबक, वो सब किसके? इस्पात के बनाए जाते हैं। तो ये इसके उपयोग हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हमारा ये लोहे के प्रकार और ये कंप्लीट होता है। अब इससे ढलवा लोहे का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में समझेंगे और डिटेल से समझेंगे कि ढलवा लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लोहे का प्रकार समझ लिया है। अब ढलवा लोहे को हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से कैसे प्राप्त करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।